देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो हाईवे नहीं, मौत की सड़क है। हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जब रीमा ने प्रीत को कहा तो कार में पीछे बैठे सोमेश ने भी सहमति दी। कार चलाता हुआ प्रीत सुनकर हंस दिया और कहा, अरे यार, तुम लोग भी अंधविश्वासों पर यकीन करते हो। पीछे बैठे ज्योति ने गुस्से में आकर कहा कि अगर तुम लोग अपनी बकवास बंद कर गाड़ी चलाने पर ध्यान दो तो हम लोग सही समय पर घर पहुंच जाएंगे। रीमा, प्रीत, ज्योति और सोमेश कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अपने घर वालों से किसी दोस्त की शादी में जाने का बहाना कर बेंगलोर से ऊटी घूमने चले गए थे। वापस लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाने से प्रीत धूनागढ़ का हाईवे से घर लौटना चाह रहा था, पर आए दिन अखबार में उस हाईवे पर कई लाशें मिलने की खबर के कारण रीमा उसे मना कर रही थी। प्रीत और ज्योति के काफ़ी समझाने के कारण सोमेश और रीमा मान गए। सोमेश ने कहना शुरू किया कि उसका एक दोस्त रहमान अपने परिवार के साथ रात के समय इस हाईवे से निकल रहा था। तभी उन्हें पास में बड़ी तेजी से गुजरता हुआ एक औरत का साया दिखा। आगे बढ़ने पर उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसके कपड़े खून के छींटों से भरे हुए थे। रहमान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी उनके गाड़ी के शीशे से कुछ टकराया और सड़क पर गिर गया। गाड़ी पर उन्हें खून के छींटे नजर आ रहे थे। अचानक रहमान ने गाड़ी में ब्रेक लगाया क्योंकि सड़क पर एक बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। रहमान के परिवार वाले उसकी मदद करना चाहते थे और वो गाड़ी से उतरकर उस बच्ची को देखने गए और जैसे ही उसे पलटा तो देखा कि उस बच्चे की आंखें गायब थी और दिल बाहर लटक रहा था। रहमान के परिवार वाले जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ गए और रहमान गाड़ी भगाने लगा। वो कुछ आगे बढ़े ही थे कि वो मरी हुई बच्ची सड़क पर एक औरत के साथ अपना दिल हाथ में पकड़ी खड़ी थी। रहमान ने गाड़ी का संतुलन खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई। सुबह जब रहमान की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था और उसका पूरा परिवार गायब था। करीब 2 दिन बाद हाईवे से सटे जंगल में उन लोगों की आधी खाई हुई लाश मिली। तब से रहमान इस हाईवे से नहीं गुजरा। ये सुनकर रीमा की हालत और खराब हो गई। प्रीत ने सोमेश को सबको डराने के लिए डांट लगाई। उनकी गाड़ी उस हाईवे पर आ चुकी थी। कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, साथ ही रीमा और सोमेश की दिल की धड़कनें भी। कुछ देर बाद आवाज के साथ कार का टायर पंचर हो गया। प्रीत नीचे उतरकर देख रहा था। तभी सामने से गहनों से सजी एक बहुत सुंदर सी औरत आती दिखी। प्रीत ने सोचा कोई औरत रास्ता भटक गई है तो उससे बात करने पहुंचा। औरत से पूछने पर पता चला कि वो पास के गांव की है और आज उसकी शादी थी, पर उसे लड़का पसंद नहीं था, इसलिए वो घर से भाग गई। उसने प्रीत से पूछा, आपकी शादी हो गई? प्रीत ने सोचा ऐसी खूबसूरत लड़की फिर कहाँ मिलेगी। प्रीत ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और बोला, आपके जैसी कोई सुंदर लड़की मिली ही नहीं। इस पर उस औरत ने कहा, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे गांव चलिए। प्रीत उसकी खूबसूरती और बातों में ऐसे खोया हुआ था कि उसे ये भी आभास नहीं हुआ कि उसके दोस्त कार के इंतज़ार में खड़े हैं। प्रीत उस औरत के पीछे पीछे जंगल में चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो औरत गायब हो गई और प्रीत को झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा तभी उसे किसी ने झाड़ी में खींच लिया और पूरा जंगल प्रीत की चीखों से गूंज उठा। गाड़ी में बैठे दोस्त कब से प्रीत का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्हें प्रीत की चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त कार से बाहर निकलकर प्रीत को खोजने लगे।
अभी वो तीनों बाहर निकलकर खोज ही रहे थे, तभी रीमा पर खून के कुछ बूंदें गिरी। जैसे ही रीमा ने ऊपर देखा तो ऊपर पेड़ पर प्रेत की लाश थी। एक मोटे डाल पर एक डरावना सा जीव उसकी लाश को खा रहा था। रीमा की चीख निकल गई और शायद वो जीव भी चौंक गया। प्रेत की लाश सीधे कार पर आकर गिरी। रीमा, ज्योति और सोमेश जंगल में भागने लगे। तीनों अलग अलग हो चुके थे। ज्योति को कुछ दूरी पर एक लकड़हारा लकड़ी काटता दिखा। ज्योति को कुछ अजीब लगा, पर जान बचाने के लिए वो लकड़हारे के पास मदद मांगने लगी। लकड़हारे ने मदद की भरोसा दिया और ज्योति को लेकर अपने घर आ गया। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर जाने पर ज्योति ने देखा कि पूरा घर खून और सड़े लाशों की बदबू से भरा हुआ था। ज्योति ने पूछा, भैया ये बदबू कैसी है? तो लकड़हारे ने कहा कि 2 दिन पहले एक तेंदुए ने आकर घर के पीछे एक कुत्ते को मार डाला है, उसी की बदबू है। ज्योति ने नहाकर लकड़हारे का बनाया हुआ खाना खाया। खाने में मांस था। ज्योति खा रही थी, पर मांस का स्वाद कुछ अजीब था। खाने के बाद ज्योति सोनी चली गई। आधी रात को अचानक कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी नींद खुली तो उसने खुद को बंधा पाया। चारों तरफ शरीर के कटे फटे अंग पड़े हुए थे और पास में लकड़हारा अपने हथियार का धार तेज कर रहा था। लकड़हारा ज्योति को देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी अचानक से उसने वार किया और ज्योति का दिल उसके हाथ में था। ज्योति तड़प कर मर गई। लकड़हारा ज्योति के दिल को बड़े प्यार से खा रहा था। इधर सोमेश जंगल में भागा जा रहा था। उसे औरतों के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सोमेश उस तरफ गया और पेड़ की ओंठ से झांक कर देखा तो वहाँ कई खूबसूरत औरतें तालाब में अटखेलियाँ कर रहे थे। खूबसूरत ऐसी जैसे सीधा स्वर्ग की अप्सरा हो। सोमेश देख ही रहा था, तभी उनमें से एक ने अपना चेहरा ऊपर कर ऐसे कुछ दूसरे को इशारा किया। उस औरत ने सभी औरतों को कुछ इशारा किया तो सभी औरतें तालाब से बाहर आ गईं। जब तक सोमेश कुछ समझ पाता, वो सारी औरतें उसके सामने आ गईं। सारी औरतें अब आदमखोर शैतान में तब्दील हो गईं और सोमेश पर टूट पड़ी। जंगल में फिर सोमेश चीख गूंज उठा। रीमा भागते भागते थक चुकी थी, लेकिन उसने सड़क नहीं छोड़ी, वो रोड पर ही भागती रही। तभी अचानक सामने से उसे एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक पुलिस वैन थी और इस तरह से उस रात बस रीमा की ही जान बच पाई, मगर उसके तीनों दोस्त उस रात मारे गए। आज भी थूनागढ़ के हाईवे का रहस्य बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिनेश और आर्यन दोनों एक नंबर के बदतमीज और बददिमाग लड़के हैं। कॉलेज छोड़े इन्हें 3 साल हो चुके हैं और ये दोनों इतने बदनाम हैं कि कोई लड़की इनसे शादी करने को राजी नहीं है। इसी बीच इन दोनों को कॉलेज की रीयूनियन पार्टी के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला और दोनों पार्टी में चलने को तैयार हो गए। दोनों पार्टी वाले दिन बैठ के पूजा, उनके ही क्लासमेट, एक लड़की के बारे में बातें करने लगते हैं कि कैसे उन दोनों ने मिलकर पूजा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, कैसे 2 बार जबरदस्ती अकेले ले जाकर उसके साथ गलत करने का सोचा। गलती से कॉलेज के एक मैम ने देख लिया और उसे बचा लिया था, पर उन दोनों के माता पिता को कॉलेज बुलाकर सख्त कार्रवाई की गई। पर फिर भी उस घटना के 1 महीने बाद उन दोनों ने केमिकल लैब में फिर से उसे अकेले पाकर दबोचने की कोशिश की थी, मगर इस बार भी वो बच निकली।
दोनों सज धज के मुस्तैद बनकर निकल पड़ते हैं पार्टी के लिए। दोनों मन ही मन में बहुत खुश भी होते हैं। तभी उनकी खुशी और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि पूजा भी आ रही है पार्टी में। दोनों इंतज़ार करते करते बहुत शराब पी लेते हैं, पर जब पूरी पार्टी खत्म होने पर भी पूजा नहीं आती और सारी लड़कियां भी जाने लगती हैं, दोनों को बहुत गुस्सा आता है। पर पार्टी भी अब खत्म होने को है और रात के 9:45 बज रहे होते हैं। फिर दोनों हार कर पार्टी से अपने अपने घर को निकलने लगते हैं, क्योंकि आर्यन ने बहुत पी रखे थे तो बाइक चलाने का काम दिनेश के हाथ में था। घर जाते समय दिनेश बोलता है, यार फालतू में जनवरी की ठंड में हम यहाँ इतनी दूर आ गए और कोई खूबसूरत बला भी हाथ नहीं लगी। छे, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आर्यन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और दोनों चलते जाते हैं। आज कोहरे ने अपनी चादर से पूरे माहौल को और डरावना बना रखा था। कुछ भी बोल ले भाई, आज ठंड बहुत है यार, हाथ के तो जैसे खून ही जम गए हैं। इसी तरह बात करते करते दोनों चलते जाते हैं कि तभी अचानक दोनों किसी कार से टकरा जाते हैं। आर्यन दिनेश को बोलता है, अच्छा वो हम धीरे चल रहे थे यार, नहीं तो चपाती बन जाती आज तो। अभी दोनों संभलते ही हैं, तभी उनकी नज़र सामने की तरफ जाती है, पर सामने की ओर देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की उनकी तरफ आते हुए कहती है, आप दोनों ठीक तो हैं? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सॉरी, ये मेरी गाड़ी बीच सड़क में बिगड़ गई और कोहरे की वजह से आप लोग इससे टकरा गए। कि तभी उस लड़की की भी नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ती है, जो बड़े ध्यान से खा जाने वाली नज़रों से आंखों में दरिंदगी लिए उसी की ओर देख रहे थे। पर उसकी हालत ये देखकर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि दिनेश और आर्यन है। उन दोनों को देखते ही उनकी नज़रों से ही वो इशारे भांप लेती है और तुरंत डर कर पीछे हटने लगती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूजा ही थी। पूजा को देखकर उन दोनों के अंदर का शैतान फिर जाग जाता है। आज तो वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही उन दोनों की आंखों में कई भाव आ गए और फिर अचानक एक शैतानी हंसी दोनों की आंखों में तैर गई। अचानक आर्यन बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से उठकर पूजा को पकड़ लेता है और वो पूजा को ज़बरदस्ती अपने आगोश में भरने की कोशिश करने लगता है। पूजा उससे बचने के लिए पूरी तरह से छटपटाती है और वो खुद को बचाने के लिए खूब हाथ पैर मारती है। उसी जद्दोजहद में दिनेश, जो कि उसके पास खड़ा था, उसके हाथ से उनके गाड़ी की चाबी गिर जाती है। दूसरी ओर आर्यन एक दरिंदे की तरह ज़बरदस्ती पूजा को उसी की गाड़ी में धक्का दे देता है और एक मुस्कान के साथ दाढ़ी खुजाते हुए खुद भी पूजा के पास वाली गाड़ी के बैक सीट के अंदर चला जाता है। इधर वो पूजा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, उधर इनकी छीना झपटी के भूल के दिनेश अपनी गाड़ी की चाबी अंधेरे में ही टटोलने लगता है। पर जब अंधेरे के कारण उसे कहीं भी चाबी नहीं मिलती तो वो मोबाइल में टॉर्च ऑन करके चाबी ढूंढता है और पाता है कि चाबी तो उस कार के फ्रंट डोर के बिल्कुल पास में ही पड़ी हुई है। वो चाबी नीचे से उठाता है और सिर ऊपर उठाता है तो उसके सिर से कुछ टकराता है और वो भी बेख्याली से अपना सर ऊपर उठाता है तो जो देखता है उससे उसकी आंखें जड़ हो जाती है। कारण ड्राइविंग सीट पर पूजा की लाश पड़ी हुई थी। उसका एक हाथ बाहर की तरफ लटक रहा होता है, सिर पर भी गहरी चोट के निशान होते हैं। ये खौफनाक दृश्य देखकर अचानक वो पसीने से पूरा भीग जाता है। पर जब वो बड़ी हिम्मत करके कार के पीछे वाली सीट पर देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है,
क्योंकि पूरी सीट पर खून ही खून था और आर्यन का सर उसके धड़ से अलग एक साइड पर पड़ा हुआ था। ये नज़ारा देखकर उसके हाथ पांव जड़ हो जाते हैं, सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है कि तभी उसके बिल्कुल सामने खड़ी पूजा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है और कुछ सेकंड बाद पूरी वादियां दिनेश के बहुत ही भयानक चीख से गूंज उठती है और फिर कुछ देर के बाद उसकी भी वही दशा होती है जो कुछ देर पहले उसने आर्यन का देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।